हेलो एवरीवन। आज की कहानी है साफ का जोश भरा जवाब। सरिता जी जब शाम को मंदिर गई तो उनके चेहरे को देखकर सहेलियों ने पूछ लिया, क्या हुआ सरिता, आज तुम बड़ी ही उदास लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं बीबा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सरिता, कुछ तो बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बीबा जी के बहुत आग्रह करने पर सरिता जी ने बहू की बात बताते हुए कहा कि बहू को अपनी नौकरी का बहुत घमंड है, हर वक्त मुझ पर अपनी नौकरी का रौब दिखाती है। कितना अच्छा था मैं अपने गांव में रहती थी, लेकिन एक दिन मेरी बेटी कोमल अपने भाई अमर को फोन करते हुए कहती है, भैया गांव में माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो अकेली है, आप उन्हें अपने साथ शहर क्यों नहीं ले जाते हो? कितनी बार माँ आपको फोन कर चुकी है कि उन्हें अपने साथ शहर लाकर अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन आप हर बार बात को टाल देते हो। मेरी बेटी ने इतना ही अपने भाई से कहा था कि मेरा बेटा चिल्लाते हुए कहता है, यह तुम्हारा क्या तरीका है मुझसे बात करने का? अपने बड़े भाई से इस तरह से बात की जाती है क्या? इतने पर कोमल ने कहा, भैया मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं कहा है। पास में बैठी हुई मेरी बहू ने अमर के हाथ से फोन को छुड़ा लिया और कहती है, कोमल हम तुम्हारी और माँ की तरह फ्री नहीं है जो पूरा दिन घर पर बैठे रहे। हम दोनों जॉब करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि बार बार गांव जा सके। अभी 6 महीने पहले पिताजी का निधन हुआ था, तब हम लोग पूरे 15 दिन की छुट्टी लेकर गांव गए थे। तुम्हें क्या लगता है माँ की जरा सी तबीयत खराब हो गई तो हम छुट्टी लेकर गांव पहुंच जाए? तुम्हारे भैया भी नौकरी करते हैं और मैं भी नौकरी करती हूँ, और नौकरी करने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं होता। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? बार बार माँ बेटी फोन करके परेशान करती रहती हो, गाँव आ जाओ, गाँव चले आओ, बस यही एक काम रह गया है मेरे लिए। गांव में माँ फ्री बैठी है और तुम अपने ससुराल में तुम भी फ्री बैठी हो। नौकरी करती होती तो पता चलता कि कितना बिजी शेड्यूल होता है हम दोनों का। मेरी बेटी अपनी भाभी की जली कटी बातें सुनकर उससे कहती है, भाभी क्या जो नौकरी नहीं करते उनके पास कोई काम नहीं होता? वो पूरा दिन दीवार से सिर टिका कर बैठे रहते हैं क्या? एक बार मेरे ससुराल आकर देख लो, इतना बड़ा घर परिवार है, पूरा अकेले संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, तीनों समय का खाना बनाती हूँ। भले ही आप जॉब करती होंगी, लेकिन हमें भी पूरा दिन काम करने से फुर्सत नहीं मिलती है, और अभी तो आप दोनों अकेले हैं, आराम से 2 टिफिन तैयार करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कोमल की बात सुनकर उसकी भाभी तमतमा जाती है और कहती है, अगर तुम्हें माँ की इतनी ही फिक्र है तो माँ को अपने पास क्यों नहीं बुला लेती हो? ठीक है भाभी, अगर आप लोग माँ को नहीं बुला सकती हो तो मैं ही अपने पास बुलाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी। इतना कहकर कोमल फोन काट देती है। बेटी के फोन कटते ही बहू ने मेरे बेटे को भड़काना शुरू कर दिया। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर, कैसे आंखें दिखा रही थी मुझे। अब माँ को अपने पास बुलाकर 4 लोगों को और 4 रिश्तेदारों को यह दिखाएगी कि वो माँ की सेवा कर रही है और उनके बेटे बहू डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। सब लोग मुझे ही ताने मारेंगे। यही तो तुम्हारी बहन चाहती है। माँ भी 2 दिन बुखार क्या आता है पूरा घर सर पर उठा लेती है। बेटी को सब कुछ बताने की क्या जरूरत है? हाँ अनु, तुम सही कह रही हो, माँ की यह आदत अच्छी नहीं है। 2 दिन बीमार होती है और सारे जगह हल्ला मचा देती है। बेटे बहू से लेकर बेटी के ससुराल तक सब कुछ बता देती है। कोमल माँ को अपने पास लेकर जाए उससे पहले मैं माँ को फोन कर देता हूँ कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे सभी लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। डाइनिंग टेबल पर सुबह की 2 कप कॉफी को रखते हुए अनु कहती है, तुम्हारी बहन के फोन ने मेरा मूड पूरा ऑफ कर दिया। सुबह सुबह फोन कर देती है, यह भी नहीं देखती हम दोनों के ऑफिस का समय है। फिर अमर मुझे फोन करता है और गुस्से भरे लहजे में कहता है, माँ अपना सामान पैक कर लो, मैं कल आपको लेने आ रहा हूँ। बेटे की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और कहा, ठीक है बेटा आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ शहर ही चलूंगी।
मेरा इधर अकेले घर में मन नहीं लगता है। पहले तो तुम्हारे पिताजी थे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़कर गए हैं तब से मेरा इस घर में मन नहीं लगता, खाली घर काटने को दौड़ता है। बेटे बहू के पास रहूंगी तो अच्छा लगेगा। झुंझलाता हुआ बेटा कहता है, ठीक है माँ, अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। फिर मैं अपने बेटे के पास जाने के लिए एक बैग में कुछ कपड़े रख लेती हूँ। दूसरे दिन ही अमर मुझे अपने साथ शहर ले आता है। जब मैं बहू बेटे के घर पहुँचती हूँ, बहू उस समय ऑफिस से वापस आई थी। बेटा ने मुझे लाने के लिए छुट्टी ली थी ऑफिस से। बहू ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने अमर से पूछा कि बहू दिखाई नहीं दे रही। उसने कहा, माँ वो अभी ऑफिस से आई है, दिन भर काम करके थक जाती है, रेस्ट कर रही है। अच्छा बेटा ठीक है, इतना कहकर मैं अपने छोटे से कमरे में चली गई। कमरे में सामान के नाम पर एक फोल्डिंग बेड पड़ा था और एक ऊपर का पंखा लगा था। बहू अपने कमरे में सो रही है और बेटा भी फोन में व्यस्त है। कमरे में बैठी बैठी मैं एकदम से बोर हो रही हूँ। कोई मुझसे बात करने वाला नहीं है। गांव में तो कोई न कोई मुझसे बात करता रहता था। तब मैं बेटे के पास आई और कही कि बेटा जब से आई हूँ बहू सो रही है, घंटा भर होने को है और तुम भी अपने फोन में व्यस्त हो, मुझसे कुछ बातें कर लो, मुझे अकेले कमरे में अच्छा नहीं लग रहा। तब बेटे ने कहा, अब तुमसे क्या बात करूँ माँ, वैसे भी पूरा दिन आने जाने में थक गया हूँ, तुम भी अपने कमरे में आराम से जाकर बैठो। शहर में सभी लोग कम ही बात करते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तुम अपनी बहू से ज्यादा बातचीत की उम्मीद मत करना, क्योंकि वह नौकरी करती है, उसके पास समय नहीं रहता। हम दोनों सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अभी बहू के कमरे से निकलने की आवाज आती है और कहती है, ओहो माँ जी आ गई आप। फॉर्मेलिटी के लिए मेरे घुटने तक पैर छूती है और अपने पति से कहती है, अमर तुमने अभी तक ब्लैक कॉफी नहीं बनाई? तुम्हें पता है ना, शाम को जब मैं सोकर उठती हूँ मुझे ब्लैक कॉफी पीने की आदत है। ओहो डार्लिंग, मैं तो भूल ही गया था, फोन में इतना व्यस्त हो गया कि ब्लैक कॉफी बनाना ही भूल गया। अभी तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी बना कर लाता हूँ। बहू कमरे से उठकर सोफे पर आकर बैठ गई और वह फोन भी चलाने लगी। अमर रसोई में कॉफी बनाने के लिए चला गया। मैं मन में सोचने लगी कि घंटे भर से ऊपर हो गया है मुझे घर में आए हुए, किसी ने मुझसे एक गिलास पानी या चाय तक के लिए नहीं पूछा। बेटा अपनी पत्नी के लिए ब्लैक कॉफी बना सकता है तो क्या मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकता था? मैंने हिम्मत करके सोफे पर बैठी हुई बहू से कहा, मेरे भी चाय का समय हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वैसे भी दिन भर से आज चाय नहीं पी है। बहू मेरे बेटे को आवाज लगाते हुए कहती है, अमर माँ जी को रसोई में ले जाओ और इनको बता दो चीनी चाय पत्ती वगैरह किधर रखी है, जिससे यह रोज अपने लिए चाय बना लिया करे। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि उनके लिए सुबह शाम चाय बनाती रहूं। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहती हूँ और उधर से आने के बाद काम करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बहू की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई कि एक दिन घर में आए हुए नहीं हुआ, बहू ने रसोई का रास्ता दिखा दिया। तभी बेटी ने आवाज लगाई, माँ इधर रसोई में आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्योंकि हम दोनों तो सुबह सुबह पूरे दिन के लिए ऑफिस चले जाएंगे। घर पर तुम्हें ही रहना है तो अपने खाने का इंतजाम भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, बाद में तुम परेशान होती रहोगी। इससे अच्छा है आज ही सारी चीजें जान समझ लो, तुम्हें काम करने में आसानी होगी। और अमर रसोई में रखा सामान बताने लगता है कि किस में क्या रखा है। उसके बाद मुझसे यह कहकर कि माँ तुम अपनी चाय बना लो, ब्लैक कॉफी लेकर हॉल में आ जाता है। यह लो डार्लिंग, तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी बना दी है। मैंने भी एक पतीले में दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी डालकर अपने लिए एक कप चाय बना लिया। मुझे तो बहू बेटे का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहीं न कहीं मेरा मन बहू बेटे के इस व्यवहार से दुखी हो गया। थोड़ी देर में बेटा अपने इवनिंग वॉक के लिए जाने लगता है और जाने से पहले कहता है, माँ कल सुबह 8 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, तुम्हें दिखाने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर बेटा अपने इवनिंग वॉक के लिए निकल जाता है। तभी घर में खाना बनाने वाली मेड आती है और वो और बेटा डाइटिंग पर थे, हल्का फुल्का खाना ही खाते हैं।
शाम को बहुत हल्का खाना खाते हैं। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने भी अपने लिए दलिया बना लिया। उसी दिन रात में मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। दर्द के मारे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। बेटे बहू को बहुत आवाज लगाई, लेकिन दोनों अपने कमरे में एसी में सोए हुए हैं। किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। पूरी रात मैं दर्द से कराहती रही। बेटा उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गया। कमरे में गया तो मैं अभी तक सो रही थी। गुस्सा होते हुए कहने लगा, क्या माँ तुम अभी तक सो रही हो? मैंने तुमसे कल ही कह दिया था कि जल्दी से तैयार हो जाना। मैंने ऑफिस से हाफ डे लिया है, इसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। तुम इधर मुझे लेट करा दोगी तो मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊंगा। बेटे की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाती हुई उठी और कहने लगी, बेटा मुझे रात भर से बहुत तेज बुखार है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा कि पैरों को किसी ने जकड़ लिया है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। माँ बुखार में तो ऐसा लगा रहता है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी बहू कहती है, अमर डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे स्पाउट्स रखे हुए हैं, खा लेना। और मैंने टिफिन में भी सैलेड्स और स्पाउट्स पैक कर दिए हैं, हम दोनों का तो स्पाउट से हो जाएगा। माँ जी को जो खाना हो रसोई में जाकर बना लेंगी, क्योंकि अभी 4 दिन के लिए हमारी मेड भी छुट्टी पर गई है, तो माँ जी को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मैंने बहू की बात सुनी तो कहा कि बहू मेरी तबीयत गांव में ही ठीक नहीं थी, इधर तुम लोगों के पास भी इसलिए आई हूँ ताकि ठीक से इलाज करा सकूं। क्या तुम अपनी बूढ़ी सास को बीमारी में भी खाना बनाकर नहीं दे सकती हो? तभी बहू ने तपाक से मुझे जवाब दिया और कहने लगी, माँ जी अगर तुम्हें खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी तो अपने लड़के से कह देती कि किसी गांव की लड़की को पसंद कर लेता जिसे सिर्फ खाना बनाना आता हो। अब मैं ठहरी शहर की पढ़ी लिखी लड़की जो तुम्हारे बेटे के साथ ऑफिस में ही जॉब करती है, मुझसे खाने की उम्मीद कभी मत करना। बहू पढ़े लिखे होने से और नौकरी करने से यह तो नहीं हो जाता कि बहू जरूरत पड़ने पर घर का खाना भी ना बनाए। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहां बहुएं रसोई भी संभाल लेती हैं और अपनी नौकरी भी संभालती हैं। माँ जी तुम तो ठहरी गांव की अनपढ़ गवार, तो तुम क्या जानो कि नौकरी करना और पैसे कमाना कितना मुश्किल काम होता है। पूरे 50,000 महीने के कमाती हो, कभी इकट्ठे देखे भी नहीं होंगे तुमने इतने सारे पैसे अपनी जिंदगी में। तुमने कभी 5,000 भी नहीं कमाए होंगे। इस तरह अपनी नौकरी की हेकड़ी दिखाकर बहू ऑफिस के लिए निकल गई। मुझे बहू की बात सुनकर बहुत बुरा लगा, आंखों में आंसू भर आए। एक तो मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से बहू को अपनी नौकरी का इतना ज्यादा घमंड है कि सीधे मुंह बात ही नहीं करती है, और बेटे की आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी हुई है। उसकी पत्नी माँ से कुछ भी कहती रहे, उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। बहू बेटे के घर आने के बाद उतना अच्छा नहीं लगा जितना मैं अपने बहू बेटे का घर समझ कर आई थी। पल पल मुझे ये एहसास कराया जा रहा था कि मैं उनके घर में मेहमान हूँ और कुछ नहीं। फिर बिना कुछ खाए पिए ही मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई। अस्पताल में बैठी हुई मैं अपने पति को याद कर रही थी कि जब से तुम गए हो तब से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब तो भगवान मुझे भी ऊपर बुला ले। बहू बेटे के घर में आ तो गई हूँ, लेकिन इतना परायापन मुझे गांव में आस पड़ोस के घरों में भी नहीं होता था जितना अपने ही बहू बेटे के घर में मुझे परायापन महसूस हो रहा है। ना तो इस घर में मुझसे कोई बात करता है और ना ही मेरा हालचाल पूछता है। जब से आई हूँ बहू 2 घड़ी मेरे पास आकर नहीं बैठी है, ना ही मेरी तबीयत के बारे में पूछा है। सिर्फ अपनी नौकरी और अपने डाइट प्लान और अपनी फिटनेस को लेकर ही बातें करती है। बाकी उसे दुनियादारी या किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। सारे चेकअप कराने के बाद डॉक्टर कहता है कि इनको तो मलेरिया हुआ है, इतना तेज फीवर है। मैं 10 दिन की दवाई दे रहा हूँ, खाने पीने का ध्यान रखिएगा जिससे यह जल्दी रिकवर हो जाए, और 4 दिन बाद मुझे फिर से दिखाने के लिए लाना। फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी। फोन पर बेटी से बात होती रहती है जिससे मेरा थोड़ा बहुत मन लगा रहता है। हालांकि बहू बेटे ऑफिस चले जाते हैं तो पूरे दिन घर में मन नहीं लगता। किसी तरह से मैं अपने समय को निकालती हूँ। पूरा 1 महीना हो गया मुझे बहू बेटे के पास रहते हुए। अब मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी। घर के छोटे मोटे सभी काम मैं कर देती थी।
जब बहू बेटे ऑफिस से आते तो उन्हें घर एकदम से साफ सुथरा मिलता है, रसोई भी चमचमाती हुई दिखती है। किसी तरह से घर की कामों में मन लगाकर मैं खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं गांव जाना चाहती हूँ। बहू बेटा भी मुझे गांव भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक से बहू की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि बहू माँ बनने वाली है। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर बहू कमरे में अमर से कहती है कि अब तुम अपनी माँ को इधर ही रोक लो, मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। कल को घर में छोटा बच्चा आ जाएगा तो उनको संभालने के लिए किसी न किसी को तो जरूरत पड़ेगी ही। आया लगवाए तो पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हारी माँ कब काम आएगी और तुम्हारी माँ गांव में रहकर भी क्या करेगी? हम उनके बेटे बहू हैं। अपनी माँ को समझाओ कि वह हमारे पास ही रहे। पहले तो पिताजी थे तो समझ में आता था, गांव में रहती थी, लेकिन अब उधर कोई नहीं है तो हमारे पास रहने में क्या बुराई है? कल तक जो बेटा बहू माँ को अपने पास से भेजने के लिए खुशी खुशी तैयार थे, आज जरूरत पड़ने पर माँ को रोकने के लिए तिकड़म लगा रहे थे। अमर मेरे पास आता है और कहता है, माँ अब तुम हमारे पास ही रुक जाओ, गांव जाकर क्या करोगी? और वैसे भी अब गांव में कौन है? बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास ही आओगी। बेटा मेरा इधर मन नहीं लगता, गांव में कम से कम 4 लोग मुझसे बात करने के लिए हैं। इधर तुम दोनों ऑफिस चले जाते हो, कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं है। टीवी भी देखो तो कब तक? आज मेरी जरूरत है। तो बहू भी बीच में आकर कहती है, माँ जी हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ही अच्छा मंदिर है, आप चाहो तो शाम को 2-3 घंटे के लिए मंदिर चला जाया करो। उधर आपकी ही उम्र की बहुत सारी औरतें आती हैं, जहाँ आपस में बातचीत भी हो जाया करेगी, भजन कीर्तन भी होते हैं, आपका मन लगा रहेगा। और फिर कल को आपका नाती पोता आएगा तो मैं नहीं चाहती कि उसको अपनी दादी का प्यार ना मिले। मुझे तो बहू बेटे का बदला हुआ व्यवहार समझ तो आ रहा है। मेरी बेटी कोमल भी यही कहती है कि माँ आप भैया भाभी के पास रुक जाओ, गांव में अकेले जाकर क्या करोगी? अगर तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हुई तो वापस आना पड़ेगा, और फिर कुछ ही महीनों में घर में एक बच्चा आ जाएगा जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। तुम गांव में अकेली रहती हो तो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अब मैं धीरे धीरे बहू बेटे के घर में अपना मन लगाने की पूरी कोशिश करने लगी। सुबह उठकर पूजा पाठ करती, घर में थोड़े बहुत काम करती, बाहर पेड़ पौधों में पानी देती। बहू बेटे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते। उसके बाद मैं दोपहर में थोड़ा बहुत टीवी देख लेती, फिर शाम को 2-3 घंटे के लिए मंदिर में अपना समय व्यतीत करने लगी। सोसाइटी के इस मंदिर में बहुत सी औरतें आती हैं जिनके साथ मैं बातचीत करने लगी, और तुम जैसी अच्छी सहेलियां बन गई मेरी। अब मेरा अच्छे से मन लगने लगा है। मुझे तो गाना बजाना बहुत अच्छे से आता था। मेरे ढोलक के सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं कि सच में मैं बहुत अच्छी ढोलक बजाती हूँ और बहुत अच्छी भजन गाती हूँ। पूरे मंदिर में सभी मुझसे जानने पहचानने लगे थे। जन्माष्टमी के त्योहार के दिन मंदिर में सभी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि आप जल्दी आ जाना, आपके भजन कीर्तन सुनने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। घर के सारे छोटे मोटे काम को निपटा कर मैं मंदिर के लिए जल्दी चली आई। उस दिन मंदिर में मुझे कुछ ज्यादा समय लगा। से तो मैं 2 से 3 घंटे में मंदिर से वापस चली जाती थी, लेकिन जन्माष्टमी की वजह से मुझे घर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए। लेकिन जैसे ही मैं घर गई तो बहू बेटा दोनों ही चिल्लाते हुए कहने लगे, यह कोई समय होता है घर आने का? माँ जी आपसे मंदिर जाने के लिए क्या कहा? पूरा दिन मंदिर में ढोलकी बजाती रहती हो, घर में कुछ काम धाम भी देख लिया करो। हाँ माँ यह तुम्हारी सही बात नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहू पेट से है, ज्यादा काम धाम नहीं कर सकती, उसको देखभाल की जरूरत है, और तुम मंदिर में बैठे बैठे भजन कीर्तन और ढोलकी बजाती रहती हो। बेटा आज वह जन्माष्टमी थी इसलिए समय लगा, वैसे तो मैं रोज समय से आ जाती थी। मौका मिलते ही बहू ने आज फिर से अपनी नौकरी का तंज कस दिया। हाँ हाँ और तुम्हारी माँ को आता ही क्या है भजन कीर्तन और ढोलकी बजाने के अलावा? तो वही करेंगी ना, इतनी पढ़ी लिखी तो है ही नहीं कि कहीं जाकर नौकरी कर सके, कुछ पैसे कमा सके, इसलिए ढोलकी बजाकर मन बहला लेती हैं। कल बहू की बात सुनकर मैं चुप नहीं रही और कहा, बहू दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ जो पैसे नहीं कमाती हूँ, और भी दुनिया में है, और तुम भी दुनिया में अकेले नहीं हो जो नौकरी करती हो। तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां नौकरी करती हैं,
लेकिन तुम्हारे जैसा घमंड कोई नहीं करता। बात बात पर नौकरी का घमंड दिखाती हो। अगर तुम्हें अपनी नौकरी के पैसे का इतना ही घमंड है तो मैं भी तुम्हें एक दिन पैसा कमा कर दिखाऊंगी। बात पैसे कमाने की है तो वह तो कोई भी कमा सकता है। हाँ हाँ, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। कैसे कमाओगी पैसे? पढ़ी लिखी तो हो ही नहीं, कुछ आता जाता है ही नहीं, पैसे कमाओगी। बहू मेरा मजाक उड़ाते हुए कमरे में चली गई। मैंने गुस्से में अपनी बहू से कह तो दिया पैसे कमाने का, लेकिन पूरी रात भर इसी सोच में रही कि मैं कैसे पैसे कमाऊंगी। सच में मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे मैं पैसे कमा सकूं। दूसरे दिन भी इसी चिंता में रही। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी सरिता जी की एक सहेली ने कहा, अरे सरिता, तुम इतने अच्छे भजन कीर्तन करती हो, इतनी अच्छी ढोलक बजाती हो, तो क्यों ना तुम अपना एक चैनल बना लो। मैं कल अपनी बेटी को लेकर आऊंगी, वो तुम्हें सारा कुछ समझा देगी, तुम्हारा एक भजन का चैनल भी बना देगी। मंदिर तो तुम आती ही हो और इतने अच्छे भजन कीर्तन करती हो, यही कीर्तन सीधे चैनल पर डाल दिया करो, बाकी का सब कुछ मेरी बेटी देख लेगी। दूसरे दिन विभा जी की बेटी मंदिर में आती है और सरिता जी के नाम से एक उनका सरिता भजन कीर्तन नाम का चैनल बना देती है। आंटी जी, आपको कुछ नहीं करना है, यह मेरा एक पुराना स्टैंड पड़ा था, इसमें बस अपना मोबाइल डालकर वीडियो ऑन कर लेना और जो भी आप भजन करती है वो सब फोन में रिकॉर्ड कर लेना और मेरे पास भेज देना। बाकी का सारा काम मैं कर दूंगी। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। आंटी जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, जब आप पैसे कमाने लगेंगी तब मुझे पैसे दे देना। सरिता जी का भजन का एक चैनल बन गया। 2 से 3 महीने तक सरिता जी रोज मंदिर जाती और जो भी भजन कीर्तन होते सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती और अपनी सहेली की बेटी के पास भेज देती। धीरे धीरे सरिता जी का चैनल चलने लगा और 4 महीने में ही उनके भजन के 2 वीडियो वायरल हो गए। लोगों को सरिता जी के भजन कीर्तन बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। दिन प्रतिदिन उनके चैनल बढ़ते ही जा रहे थे और एक दिन ऐसा आया जब विभा जी की बेटी सरिता जी के पास आई और बोली, आंटी जी, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और उसमें बहुत सारे पैसे आने लगे हैं, महीने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सरिता जी का बैंक अकाउंट भी विभा जी की बेटी ने खुलवा दिया था। सरिता जी के चैनल के बारे में उनके बेटे बहू को भनक तक नहीं थी। सच में बेटा, मेरा भजन कीर्तन से मुझे पैसे भी मिलने लगेंगे। हाँ आंटी जी, आपको पता नहीं है, जब आप चैनल पर काम करते हैं तो बहुत सारे पैसे आपको मिलते हैं। लोगों को आपके भजन बहुत पसंद आ रहे हैं। अगले महीने अनु और अमन की शादी की सालगिरह है। दोनों बहुत बड़ा प्रोग्राम रखते हैं। ऑफिस के सभी दोस्त और अपने आसपास के लोगों को भी बुलाते हैं। इतनी सारी तैयारी के बीच सरिता जी अपनी बहू से कहती है, बहू, जब से आई हूँ एक भी नया कपड़ा नहीं लिया हूँ। जितनी साड़ियाँ लाई थी वह पहन पुरानी हो गई है। बाजार जाओ तो मेरे लिए भी एक नई साड़ी खरीद लाना। मुँह बनाती हुई बहू कहती है, माँ जी, मेरे पास बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ पड़ी है, उन्हीं में से एक साड़ी तुम्हें दे दूंगी, जिनको मैं अब नहीं पहनती हूँ। नई साड़ी खरीदने की क्या जरूरत है। अलमारी से एक पुरानी साड़ी निकाल कर बहू सरिता जी को दे देती है। सरिता जी को अपनी बहू की पुरानी साड़ी पहनने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब वो साड़ी को खोल कर देखती है तो एक जगह वो फटी हुई थी। बहू, ये साड़ी फटी हुई है तो क्या हो गया? फटी हुई है, सुई धागे से थोड़ी सी सिलाई कर लो और पहन लेना। हमारी शादी का सालगिरह का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तुमसे तो हम किसी उपहार की उम्मीद नहीं कर सकते। ऊपर से हमें खर्च बताती रहती हो, कभी साड़ी खरीदो तो कभी यह कर लो तो कभी वह कर दो। वैसे भी घर में रखकर हम तुम्हारे बहुत सारे खर्चे देख रहे हैं। बहू के व्यवहार से सरिता जी बहुत दुखी हो जाती है। सरिता जी बाहर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में बहू पार्लर के लिए निकल गई। बहू के जाते ही विभा जी की बेटी मीना घर आती है और कहती है, आंटी जी, मुबारक हो, आपके अकाउंट में पूरे 80,000 आ गए हैं। आपकी पहली कमाई 80,000 है। मीना की बात सुनकर सरिता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सच कह रही हो बेटा, मेरी पहली सैलरी आ गई, वो भी इतनी ज्यादा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने अपने भजन कीर्तन के दम पर पैसे कमाए हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 80,000। मैंने तो कभी इतने पैसे की उम्मीद ही नहीं की थी। हाँ आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, अब तो मुझे आपसे पार्टी चाहिए। हाँ बेटा, बता कहाँ चलना है पार्टी देने के लिए। आज ही तुझे पार्टी देती हूँ।
सबसे पहले मीना के साथ सरिता जी मंदिर जाती है और अपनी सारी सहेलियों को अपनी पहली सैलरी से मिठाई खिलाती है, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाती है और सबको मिठाई देती है। सभी लोग सरिता जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और कहते हैं, कावेरी जी आज तुमने अपने दम पर पैसे कमा ही लिए। सब खूब तारीफ करते हैं। मीना बेटा मुझे बाजार लेकर चलोगी? कल मेरे बेटे बहू का सालगिरह की पार्टी है, कुछ गिफ्ट लेने हैं। हाँ हाँ आंटी जी चलिए, मैं आपको मार्केट लेकर चलती हूँ। सरिता जी अपनी बहू को उपहार में देने के लिए एक बहुत सुंदर साड़ी खरीदती है और अपने लिए भी एक साड़ी खरीद लेती है। मीना को भी एक सूट खरीद कर देती है और साथ ही मीना को उसके काम के लिए कुछ पैसे दे देती है। कहती है, बेटा अगर तुम नहीं होती तो शायद ये पैसे मैं कभी नहीं कमा पाती। बस आंटी जी आप ऐसे ही काम करते रहिएगा। खुशी से कावेरी जी घर वापस आ गई। साड़ियों को बार बार उठाकर देख रही है क्योंकि आज उन्हें उन साड़ियों को देखकर बड़ी खुशी मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली कमाई से ली है। बहू के लिए साड़ी खरीदी है और बेटी के लिए भी पैंट शर्ट खरीद कर लाई है। दूसरे दिन सभी लोग घर पर आ गए। सरिता जी की बेटी कोमल भी आई थी। पूरा घर सभी मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। केक काटने के बाद सभी लोग अनु और अमर को गिफ्ट देने लगते हैं। तभी सरिता जी एक बड़ी सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर अपने कमरे से आती है। सास को इतनी महंगी साड़ी पहने देखकर अनु अपने पति अमर से कहती है, इतनी महंगी साड़ी तुमने दिलाई है माँ जी को? इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? नहीं अनु, मैंने ये साड़ी नहीं खरीदवाई है। आज सरिता जी के पास बहू के नौकरी वाले घमंड को तोड़ने का अच्छा मौका है। बहू के हाथ में लाया हुआ गिफ्ट थमाते हुए सरिता जी कहती है, यह लो बेटा, तुम्हारे लिए पूरे 7,000 की साड़ी खरीद कर लाई हूँ। आंखें फाड़ कर बहू कहती है, क्या माँ जी 7,000 की साड़ी खरीदी है? कहाँ से आए इतने सारे पैसे? पक्का तुमने अमर से पैसे मांगे होंगे। अनु गुस्से से अमर से कहती है, अमर माँ को इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? हमारे ही पैसे लेकर हमें गिफ्ट दे रही है। क्या जरूरत थी ऐसे गिफ्ट लाने की? अगर अपने पैसों से गिफ्ट लाती तो हमें ज्यादा खुश होती। हमारे ही पैसों से गिफ्ट हमें दे रही है। आज फिर से बहू ने सभी लोगों के सामने सरिता जी की बेइज्जती कर दी। सभी लोग बहू की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे सबके सामने बहू अपनी बूढ़ी सास से बात कर रही है। सरिता जी कड़क आवाज में कहती हैं, मैंने किसी से पैसे नहीं लिया है। अभी सरिता जी अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि उनकी बहू ने सभी मेहमानों के सामने उनका हाथ जोर से पकड़ा और चिल्लाते हुए कही, तो बुढ़िया इतना महंगा तोहफा कहाँ से लाई हो? कहीं किसी की पॉकेट तो नहीं मार ली? अपनी बहू से हाथ छुड़ाते हुए सरिता जी भी अपनी आवाज में कड़कपन लाते हुए कहते, नहीं बहू, मैंने अपनी कमाई से लाया है ये तोहफा। तेरे बाप के खजाने से नहीं लाई हूँ जो तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। यह साड़ी मैंने अपने पैसों से खरीदी है, अपनी पहली कमाई से खरीदी है। अब मैं भी पैसे कमाती हूँ और आज मुझे अपनी पहली सैलरी मिली है, वह भी पूरे 80,000। उन्हीं पैसों से मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए यह साड़ी खरीदी है। चिंता मत करो बहू, अब मैं भी पैसे कमाने लगी हूँ और मैं भी अब तुम्हारे बराबर की हो गई हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, आज मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाती हूँ। माँ की बात सुनकर बहू बेटे दोनों दंग रह गए कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्या काम करती है जो हमें नहीं पता और इतने पैसे कमाती है। तभी बहू की एक सहेली जो कि सालगिरह पार्टी में आई थी, सरिता जी को देखकर कहती, अरे आंटी जी, आप अनु की सास है? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं हमेशा आपके भजन सुनती हूँ, बहुत अच्छे भजन होते हैं आपके, और आप ढोलक तो कितनी अच्छी बजाती हैं। अनु सच में तेरी सास तो बहुत टैलेंटेड है। तुझे भी अपनी सास से एक दो भजन सीख लेने चाहिए। बहू की सहेली बोली, अनु तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी सास का कोई यूट्यूब चैनल भी है और वो पैसे भी कमाती है। तेरी सास की सैलरी तो तेरे से भी ज्यादा है। हंसते हुए सरिता जी कहती, हाँ यह बात बिल्कुल सच है बहू तो 50,000 कमाती है, पर मेरी सैलरी तो पूरी 80,000 आई है। मैं बहू से ज्यादा पैसे कमाती हूँ। क्यों बहू, अब तो नहीं कहोगी कि मैं कुछ कमाती नहीं, मुझे कुछ आता नहीं? सरिता जी की बात सुनकर बेटे बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ से क्या कहें। फिर सरिता जी बहू बेटे से कहती है, बहू एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, कभी भी जिंदगी में किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास जो क्वालिटी है वो किसी और के पास ना हो, लेकिन हर किसी के पास अपना एक गुण होता है। तुम्हारे पास जो गुण है वो मैं नहीं सीख सकती और मेरे पास जो क्वालिटी है वो तुम नहीं सीख सकती। रही बात पैसा कमाने की, तो पैसा तो अगर इंसान अपने पर आ जाए तो कमा ही लेता है,
लेकिन अपनी नौकरी की किसी को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता के घर में इस तरह का माहौल मिला और इस तरह की पढ़ाई मिली कि आज तुम नौकरी कर रही हो, लेकिन मुझे या मेरी जैसी बहुत से औरतों को यह मौका नहीं मिलता, तो कभी उन्हें इस वजह से अपमानित नहीं करना चाहिए कि वह नौकरी नहीं करती। अपनी माँ के पास आती है और हाथ पकड़कर कहती है, माँ आपने मुझे भी नहीं बताया। सच में माँ आप कमाल हो, इतना बड़ा काम कर लिया। आज तो आपने भाभी से भी ज्यादा पैसे कमा कर दिखा दिए। अब आप किसी से कम नहीं। क्यों भाभी, सच कहा ना मैंने। कमल की बात सुनकर शर्म के मारे अनु नजर ऊपर नहीं उठा पा रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने कितनी बार अपनी सासू माँ का अपमान किया है। अनु सासू माँ के पास जाती है और कहती है, माँ जी मुझे समझ आ गया कि मैंने जो किया वह गलत था। अब आज के बाद कभी किसी को अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी, मुझे माफ कर दो। अमर भी कहता है, माँ माफ कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई। क्या आप अपने बच्चों को माफ नहीं करेंगी? सरिता जी समझदारी के साथ अपने बेटे बहू को माफ कर देती है, क्योंकि वो भी अपने बेटे बहू से अलग नहीं रहना चाहती थी। घर में आगे चलकर पोता या पोती मिलने वाला है, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अब वह बहू बेटे के घर में पहले की तरह सुनकर नहीं बल्कि बड़े ही सम्मान के साथ रहती है। बहू भी अब उनका कहना मानने लगी है और कोई भी ताने अपनी सास को नहीं सुनाती। सरिता जी को बहू बेटे के घर में अच्छा लगने लगा। अब वही घर उन्हें अपना सा लगने लगा और कुछ दिनों में एक नन्ही सी पोती उनके घर में आई, जिसे देखकर सरिता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें। बाय बाय।